SY BCom कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट 1। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, आपको वेलकम करता हूँ। AS 10 जो है वो डील करेगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में। नाउ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, एसेट है, फिक्स एसेट है। बट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जो फिक्स एसेट है, इसकी डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो ये डेफिनेशन इंक्लूड करेगी, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि ये फिक्स एसेट जो है ये टेंजिबल होनी चाहिए। फिक्स एसेट दो तरह की होती है, एक टेंजिबल विच वी कैन टच और एक इनटेंजिबल विच वी कांट टच। सो PPE होने के लिए, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होने के लिए, वो एसेट टेंजिबल होनी चाहिए और साथ में वो एक्वायर करनी चाहिए फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो मेनली हमने या तो प्रोडक्शन के लिए उसको एक्वायर किया हो, जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए अगर हमने उसको एक्वायर किया हुआ है, जैसे व्हीकल्स वगैरह हो गए, और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अगर हमने उसको उस एसेट को एक्वायर किया है, या तो हमने उसको रेंटल्स देने के लिए एक्वायर किया। जैसे अगर सपोज एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास और हमने उसको रेंटल दिया हुआ है, तो वो रेंटल्स के लिए हो सकती है। आइदर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, जिसको हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, चलाने के लिए, संभालने के लिए हमने उसको एक्वायर किया हुआ है। तो ये कंटेंट्स होने चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उसको एक्वायर करना चाहिए, आइदर रेंटल्स के लिए उसको एक्वायर करना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए उसको अगर एक्वायर किया है, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ PPE, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और जो लास्ट कंडीशन है उसकी, कि जो फ्यूचर बेनिफिट्स उसके होने चाहिए, इट मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो मोर देन 12 मंथ्स अगर हम उसको यूज़ करने वाले हैं, देन एंड देन इट विल बी अ PPE, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम स्टडी करने वाले हैं, इसमें हम 4 मेजर टॉपिक्स देखने वाले हैं। इसके 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स है: रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, determination of carrying amounts, charge of depreciation, and impairment loss to be recognized in relation to that asset। तो यहाँ पर सबसे पहले एसेट को रिकॉग्नाइज करना मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उस एसेट को जिस वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे, दैट विल बी नथिंग बट टर्म्ड एज ए रिकॉग्निशन। उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो उसका रिकॉग्निशन कहलाएगी। रिकॉग्निशन के लिए क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, आगे चलकर हम देखने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट्स, आगे चलकर हम जब उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, आगे चलकर हम उसको जब कैरी करने वाले हैं, तो एट व्हाट अमाउंट इट विल बी कैरी, तो किस वैल्यू से हम उसको कैरी करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये मेनली स्टडी करना। चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो बिफोर दिस न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन 2016, जब ये 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो 16 में रिवाइज हुआ, तो इसके पहले 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था डेप्रिसिएशन में जो डील करता था, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था जो फिक्स एसेट में डील करता था। बट इन्होंने इन दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मर्ज कर कर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट विल बी 10, जो है उसको रिवाइज किया और उसका टर्मिनोलॉजी दिया, दैट विल बी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये जो डेप्रीसिएशन है ये अब इसी का पार्ट है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही डील होगा। इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज इन रिलेशन टू दैट एसेट, तो इम्पेयरमेंट लॉस, उसको यूज़ करने की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करना, और उसको डिस्पोज करने के लिए, उसको जब हम सेल आउट करते हैं तो फिर हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एट व्हाट कैरिंग अमाउंट, एट व्हाट अमाउंट इट विल बी रिकॉर्डेड, ये मेनली हम उसको इस स्टैंडर्ड में हम स्टडी करने वाले हैं। स्कोप की बात अगर की जाए तो ये स्टैंडर्ड किसको अप्लाई नहीं होगा, डज नॉट अप्लाई, तो बायोलॉजिकल एसेट एक्सेप्ट बेरर प्लांट्स। तो बायोलॉजिकल एसेट्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो प्लांट्स आते हैं, वेर एज लाइव स्टॉक आता है, एनिमल्स आते हैं। तो ये 2 चीज़ें इसको अप्लाई नहीं होगा ये स्टैंडर्ड 10। वेस्टिंग एसेट्स, दैट इज़ मिनरल्स, राइट्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस, इनको भी अप्लाई नहीं होगा। तो वेस्टिंग एसेट्स में जो भी कोर है, ओर है,
कोल माइंस है, इस तरह की जो एसेट्स होती हैं नेचुरल गैसेस की है, तो ऐसी एसेट्स पर ये अप्लाई नहीं होगा। बायोलॉजिकल एसेट में एक एक्सेप्शन उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज़ बेरर प्लांट्स। तो बेरर प्लांट्स क्या है? तो बेरर प्लांट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, पहली कंडीशन उसकी ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि वो मोर देन 12 मंथ्स होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन उसकी ये है कि नॉर्मली हम उसको बेचने वाले नहीं हैं, या हाँ, कुछ इनिशियल केसेस में, कुछ इंसिडेंशियल केसेस में, जैसे स्क्रैप, एज ए स्क्रैप वो बिक सकता है, बट नॉर्मली हम उसको सेल नहीं करते। तो ये 3 कंडीशंस उसने दी हुई है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए वो यूज़ होना चाहिए, 12 मंथ से ज़्यादा वो रहना चाहिए, और अगर वो 12 मंथ से ज़्यादा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो बेरर प्लांट्स नहीं है, वो बेरर प्लांट्स है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर वो बेरर प्लांट्स है, और बेरर प्लांट्स नहीं है। ठीक है, तो अगर बेरर प्लांट्स है तो वो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो मोर देन 12 मंथ्स रहने वाला है, साथ में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए वो यूज़ होने वाला है, और नॉर्मली हम उसको सेल नहीं करने वाले हैं, वो बिकेगा नहीं। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल बेरर प्लांट्स की मैं आपको अगर दूँ, तो एक मैंगो ट्री अगर हम देखते हैं, तो मैंगो ट्री में हम मैंगोज़ जो है वो मेनली एज ए प्रोड्यूस सेल करते हैं, बट जो उसका ट्री है वो ट्री फॉर मोर देन 12 मंथ्स रहता है। नॉर्मल केस में हम उसको सेल ऑफ नहीं करते, कट कर कर उसको बेचते नहीं एज ए वुड, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए काम आ रहा है, मीन्स वो इट गिविंग फ्रूट्स, तो बेसिकली वो मैंगो दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है। तो ऐसा जो प्लांट है ये बेरर प्लांट्स, तो ये इसकी कैटेगरी में आता है। तो बेरर प्लांट्स जो है वो एक्सेप्शन दिया हुआ है, तो बेरर प्लांट्स पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, मीन्स अब ये मैंगो ट्री पर अप्लाई होगा, जो ट्री है उस पर, मैंगोज़ पर नहीं डेफिनेटली, बट वो ट्री पर वो ये जो है स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, क्योंकि वो मोर देन 12 मंथ्स रहने वाला है, और सप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है, और नॉर्मली हम उसको सेल ऑफ नहीं करते। हाँ, एज ए स्क्रैप, भाई बहुत साल हो गए और अब उसमें कोई प्रोड्यूस नहीं लग रहा है, तो एज ए स्क्रैप फिर वो बिक सकता है इस तरह से। तो ये बेरर प्लांट्स की डेफिनेशन है। रिकग्निशन क्राइटेरिया में 2 चीज़ें हैं। एक तो इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड द आइटम फ्लो टू द इंटरप्राइज। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि भाई मोर देन 12 मंथ्स रहना चाहिए और आगे हमको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सेकंड चीज़ जो है, हम उसको मीज़र कर सके, उसको रिलायबली मीज़र कर सके। तो ये चीज़ें, अगर ये दो कंडीशंस है कि मोर देन 12 मंथ्स वो बेनिफिट देने वाला है, फ्यूचर बेनिफिट उसका है, और वी कैन मीज़र दैट थिंग, देन रिलायबली मीज़रिंग अगर उसका है तो वो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज ए पीपीई, हम उसको एज ए पीपीई रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम उसको मानेंगे। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में नॉर्मली अभी तक आपने जो स्टडी किया है कि पीपी क्या कंप्राइज करेगा, तो नॉर्मली जैसे हम एक एसेट के लिए, हमारा अभी तक जो रूल रहा है कि एक एसेट जब हम परचेज़ करते हैं तो उस पर होने वाला इनिशियल जितना भी कॉस्ट है, जब तक वो यूज़ में नहीं आता, उस पर जी किए हुए जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उसकी कॉस्ट में उसको ऐड करते हैं, हम उसको कैपिटलाइज करते हैं बेसिकली। तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाता है। जैसे सपोज हमने एक कंप्यूटर परचेज़ किया, कंप्यूटर परचेज़ करने के लिए उस पर ट्रांसपोर्टेशन पे किया, उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे किए, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इंस्टॉलेशन है, इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। तो उसकी परचेज प्राइस उसमें इंक्लूड होगी, उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज़, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स, ये सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपने जीएसटी पे किया है और आपको अगर उसका सेट ऑफ मिलने वाला है तो फिर वो इसमें कंटेन नहीं करेगा। तो ऐसा नॉन रिफंडेबल टैक्स जो आपको, जिसका आपको सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। और डिस्काउंट्स वगैरह, रिबेट्स वगैरह अगर आपको मिले हैं तो वो उसमें से डिडक्ट किए जाएंगे। और एसेट को एट्रीब्यूटेबल जो भी उसके एक्सपेंसेस है, जैसे भी उसको लोकेशन तक लाने के लिए कंडीशन, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल ली कि भाई कंप्यूटर परचेज़ किया, उसको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे किए, उस पर इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे किए, दैट इज़ नथिंग बट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और अगर सपोज़ उसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी क्रिएट की है, कर्जा वगैरह अगर लिया है, तो उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो एक्सपेंसेस है, जो उसका अपना उस पर जो हम इनकम जो हम जनरेट करने वाले हैं, जो टैक्स वगैरह हम पे करने वाले हैं
तो वो उसमें उसको इंक्लूड किया जाएगा। क्या इंक्लूड नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट, ये उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के जो खर्चे हैं वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विथ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स, ये मेनली उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है, अगर उसको चलाने के, उसको संभालने के जो एक्सपेंसेस हैं, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। अब अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो यहाँ पर भी रूल वही है जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में है, कि सेम प्रिंसिपल एज एक्वायर्ड एसेट के लिए जो प्रिंसिपल था वही, कि भाई उसके इनिशियल कॉस्ट जितनी भी है, उसको बनाने तक के जितने भी खर्चे हैं, दैट ऑल कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन दैट। तो एनी इंटरनल प्रॉफिट आर एलिमिनेटेड इन अराइविंग एट सच कॉस्ट। अभी जैसे सपोज हमने एक फर्नीचर मैन्युफैक्चर किया, हमारा काम ही है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का, बट हमने अपने लिए एक फर्नीचर मैन्युफैक्चर किया, तो उसमें जो कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट हम लेंगे, वो प्रॉफिट हम इंक्लूड कर कर उसकी कॉस्ट में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हम नॉर्मली अगर सपोज हम वुड आउटसाइड अगर सेल ऑफ करते हैं, तो जो वुड हम बेचते हैं उसमें हम प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं, बट अपने लिए जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट को एलिमिनेट कर कर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स और वेस्ट, लेबर और अदर रिसोर्सेज इनकर्ड इन सेल्फ कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। तो यहाँ पर वेस्टिंग है, वेस्टेड मटेरियल्स जो है वो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेबर्स की जो कॉस्ट है वो मेनली, तो ये जो कंटेंट्स है, ये कंटेंट इसकी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में नहीं होंगे। एनी बोरिंग कॉस्ट विच कैन बी कैपिटलाइज कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। तो बोरिंग कॉस्ट में जैसे हम जो इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं, कर्जा लेते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह हम पे करते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। इस तरह से ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। मेजरमेंट एट रिकग्निशन, अभी यहाँ पर दो चीज़ें हैं। मेजरमेंट एट रिकग्निशन, द कॉस्ट ऑफ पीपी इंक्लूड इनिशियल कॉस्ट, that is cost incurred initially to acquire or construct the PP। तो यहाँ पर मेजरमेंट जो क्राइटेरिया है उसमें दो चीज़ें हैं। एट इनिशियल लेवल हम जब कोई एसेट अगर हम एक्वायर करते हैं, तो तब हम उसकी कॉस्ट, जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया इससे पहले, कि भाई जितना भी उस पर एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होंगे, उसको रेडी टू यूज़ बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम करेंगे, दैट विल बी ऑल इंक्लूडेड इन दैट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट आफ्टरवर्ड्स अगर उस पर कुछ खर्चा करते हैं, तो जैसे कॉस्ट ऑफ इनकर्ड सच टू ऐड और रिप्लेस पार्ट और सर्विसेज, ये अगर उसमें है तो वो भी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी। आफ्टर रिकग्निशन में दो चीज़ें दी हुई है। एक तो कॉस्ट मॉडल है जो अभी हमने स्टडी किया कि भाई उसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट हम उसमें कंटेन करते हैं, और सेकंड है रीवैल्यूएशन मॉडल। नाउ व्हाट इज़ अ रीवैल्यूएशन मॉडल? तो रीवैल्यूएशन मॉडल में इफ़ एन एसेट carrying amount is increased as a result of revaluation and subsequent decrease। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर हमने उस एसेट को रीवैल्यू किया मीन्स उसकी नई वैल्यू, आज की वैल्यू हमने अगर उसकी कैलकुलेट किया, तो दो बातें होगी। या तो वो एसेट की कॉस्ट बढ़ेगी, या तो वो उसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर प्रॉफिट है तो एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं और उस रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करते हैं उस प्रॉफिट को, और अगर लॉस है तो इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये बेसिक चीज़ है कि भाई फर्स्ट टाइम सपोज मेरी एसेट को मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है, दो चीज़ें हैं, एक तो इंक्रीज़ है और एक डिक्रीज़ है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंक्रीज़ कर रहे हो तो इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर आप फर्स्ट टाइम डिक्रीज़ कर रहे हो तो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। बट सब्सिक्वेंट अगर आप उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हो, जो प्रीवियसली इंक्रीज़ था या डिक्रीज़ था, तो अगर पहले इंक्रीज़ किया बाद में और इंक्रीज़ हुआ है तो इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। बट पहले इंक्रीज़ किया था बाद में डिक्रीज़ हुआ है तो इट विल बी कैरीड टू। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने बनाया हुआ है, पहले तो उसको यूटिलाइज़ करेंगे इस लॉस के लिए। अगर लॉस उससे ज़्यादा अमाउंट का है देन इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये रूल है। अब अगर पहले डिक्रीज़ किया हुआ था और बाद में अब इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ है तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, बट अब बाद में इंक्रीज़ हो रहा है तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे टू द एक्सटेंट। अब अगर इंक्रीज का अमाउंट वो लॉस के अमाउंट से ज़्यादा है देन इट विल बी जो डिफरेंस बचेगा इट विल बी क्रेडिटेड टू
रिवैल्यूएशन रिजर्व, इस तरह से इसको ट्रीट करेंगे रिवैल्यूएशन को। डेप्रीसिएशन डेफिनेशन की बात अगर करते हैं डेप्रीसिएशन के बारे में, तो बेसिकली डेप्रीसिएशन कुछ नहीं है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट है। तो डेप्रीसिएशन इज द सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। Depreciable amount is the cost of an asset or other amount substituted for cost less its residual value। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ डेप्रीसिएशन जो है एसेट में होने वाली कमी है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, परमानेंट होती है, ग्रेजुअल होती है। और ये जो डेप्रीशिएबल अमाउंट्स होते हैं ये मेनली एक तरह के लॉसेस हैं जो हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो डेप्रीसिएशन बेसिकली एसेट की वैल्यू में कमी है। एसेट की वैल्यू में कमी जब हम डिसाइड करते हैं, डेप्रीसिएशन जब हम डिसाइड करते हैं, तो यूज़फुल लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ एसेट मेनली यूज़फुल लाइफ कैलकुलेट करते वक्त हम उसको कंसिडर करेंगे कि भाई ये एसेट कितने पीरियड तक हम इसका बेनिफिट लेने वाले हैं। उसकी फिजिकल वेयर एंड टियर जो टूट फूट उसमें होती है वो मेनली हम कंसिडर करते हैं उसकी यूज़फुल लाइफ डिटरमाइन करने के लिए। टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेसेंस अराइजिंग फ्रॉम चेंज और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन, तो आउटडेटेडनेस हो जाना किसी एसेट का वो मेनली हम कंसिडर करते हैं उसकी यूज़फुल लाइफ में कि भाई कितने पीरियड बाद ये आउटडेट हो जाएगी। लीगल और सिमिलर लिमिट्स ऑन द यूज़ ऑफ एसेट्स सच एज द एक्सपायरी डेट ऑफ रिलेटेड लीज। सपोज हमने कोई एसेट लीज पर ली हुई है, सपोज वो लीज़ 5 ईयर्स के लिए है, तो अब अगर 5 ईयर्स के लिए वो लीज़ है तो डेफिनेटली हमको उसको डेप्रीशिएट करना पड़ेगा 5 ईयर्स में। तो वो मेनली उसकी यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर्स, और उसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द यूज़फुल लाइफ फॉर डेप्रीसिएशन पर्पस। मेथड्स के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसे तो डेप्रीसिएशन के वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यहाँ पर एज जो है वो 3 मेथड्स को प्रमोट करता है, या एज जो है वो 3 मेथड, एज में 3 मेथड्स कंटेन किए गए हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, और तीसरा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में चार्जिंग ऑफ डेप्रीसिएशन विद सेम अमाउंट एवरी ईयर। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है जिसको हम रिमेनिंग वैल्यू कहते हैं, तो उस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना। ओरिजिनल कॉस्ट में स्ट्रेट लाइन में हम फिक्स अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में बेसिकली हम ये कंसिडर करते हैं कि कितने यूनिट्स एक फर्म या जो भी एसेट है वो प्रोड्यूस कर दे रही। जनरली मशीनरीज वगैरह के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड का। रिव्यू ऑफ रेसिजुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ एंड मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। तो मेनली ये 3 फैक्टर्स है डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। इसकी रेसिजुअल वैल्यू मीन्स आफ्टर यूज़ ऑफ दैट एसेट वो कितने में डिस्कार्ड होगी, वो कितने में डिस्पोज होगी, दैट विल बी रेसिजुअल वैल्यू, वो एस्टिमेटेड होती है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन को कब रिव्यू करना, कब चेंज करना। तो नॉर्मली हम जब रिव्यू करते हैं तो वो रिव्यू अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड तो ये है कि भाई रिव्यू मस्ट बी एटलीस्ट ईच फाइनेंशियल ईयर, तो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पर वो रिव्यू करना चाहिए। अगर उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख रहे हैं कि भाई चेंज हो रहा है, कोई उसमें पैटर्न में चेंज है, या उसकी यूजफुल लाइफ में चेंज हो रहा है, या उसकी रेसिजुअल वैल्यू में चेंज होने की बात है, देन इट इज़ टू बी रिव्यू आफ्टर एवरी ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर एंड पर हमको उसको रिव्यू करना चाहिए। और अगर उसमें इनसिग्निफिकेंट चेंजेस है, भाई ऐसा लग रहा है कि भाई कांस्टेंट चल रही है एसेट में, कोई ऐसा चेंज नहीं दिख रहा है, मेजर कोई चेंज ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इट इज़ टू बी रिव्यूड आफ्टर 3 to 5 ईयर्स। तो ये 3 से 5 साल में आप उसको रिव्यू कर सकते हो। रिटायरमेंट दैट इज़ नथिंग बट उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करना। तो आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज हेल्ड फॉर डिस्पोजल शुड बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट्स एंड नेट रिलीजेबल वैल्यू। तो नॉर्मली हम जब इसको रिटायर करेंगे, जब हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो उसके कैरिंग अमाउंट्स और नेट रिलीजेबल वैल्यू में जो कम होगा उससे उसको रिकॉर्ड करेंगे। Any write down in this regard should be recognized immediately in the statement of profit and loss। और इस पर होने वाला जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा it will be recognized in प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस मेनली हम उसको कंसिडर करते हैं, जब भी एसेट बेचते हैं तो उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस विल बी कंसिडर्ड एट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट।
डी रिकॉग्नाइजेशन मीन्स इस एसेट को जब हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसमें कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी डी रिकॉग्नाइज। तो ये डी रिकॉग्निशन में जो है the gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment should be included in the statement of profit and loss when the item is derecognized। तो मेनली हम जब उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, डी रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इट विल बी जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा इट विल बी कैरीड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम डी रिकॉग्निशन ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी डिटरमाइंड as the difference between the net disposable proceed if any and the carrying amounts of an item। तो बेसिकली कितने में हमने उसको बेचा है और उसका कैरिंग अमाउंट जो है, उसका जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज रिकॉग्नाइज एज ए प्रॉफिट और लॉस। डिस्क्लोजर में हमें जो बताना पड़ेगा इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो उसमें मेजरमेंट बेसिस ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, कितने में हमने उसको कैरी किया हुआ है, उसका मेजरमेंट कैसे किया हमने, वो मेनली हमको बताना पड़ेगा। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा यूज़ किया, वो यूज़फुल लाइफ उसकी कितनी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशंस क्या थे, और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट्स एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मेनली हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये मेनली हमको बताना पड़ेगा इस स्टैंडर्ड रिलेटेड। सो आई होप ये जो स्टैंडर्ड है ये क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा, और आई थिंक यहाँ तक जो चीज़ें मैंने डिस्कस की ये आपको क्लियरली समझी होगी। Thanks for watching.